हमें यानी बिहार के युवाओं को 10वीं फेल का नेतृत्व नहीं चाहिए। किशोर पांडे का कहना है कि बिहार के युवा 10वीं फेल लोगों के नेतृत्व में काम नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से जातिवाद से ग्रसित है। नेतृत्व पढ़े लिखे लोगों का होना चाहिए, ये सोच जातिवादी मानसिकता नहीं है। आप हैं प्रियंका भारती जी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है यानी स्पोक्स पर्सन है, और प्रशांत किशोर पांडे द्वारा दिए गए एक भाषण का आप विरोध कर रहे हैं, जिनमें प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हमें यानी बिहार के युवाओं को 10वीं फेल का नेतृत्व नहीं चाहिए। आप इस कथन को जातिवादी मानसिकता से ग्रसित बताते हैं और बाइट में बहुत कुछ उदाहरण देते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए एक बार सुनते हैं आपके मुख से पवित्र वचन को। प्रशांत किशोर पांडे का कहना है कि बिहार के युवा 10वीं फेल लोगों के नेतृत्व में काम नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से जातिवाद से ग्रसित है। जिस समय संविधान निर्माताओं ने संविधान की संरचना की, उस समय भी उनको ये मालूम था कि जो शोषक वर्ग है, अर्थात जो वर्ग जिसका शिक्षा, धन और संस्कृति पर पूरी तरह से कब्जा है, वो कभी भी बहुजनों को आगे नहीं देंगे। वो अपना एक छत्र जो राज है वो नहीं छोड़ेंगे। और लोग जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय इस निश्चित है इस बात से कि वर्तमान समय में आर्थिक रूप से समृद्धि, सांस्कृतिक रूप से कुछ वर्गों का प्रतिनिधित्व है। ये बात उस समय जगजाहिर भी था, क्योंकि वंचित लोग उतने ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले नहीं पाए थे राजनीति में। तो उन्होंने ये प्रावधान ऐसा ही रखा और उन्हें लगा कि भविष्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी ये वर्ग हमेशा अपने वर्चस्व को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने संविधान से शैक्षिक योग्यता को राजनीति में लाने से बाहर रखा, जो कि उस समय के हिसाब से बिल्कुल सही और सटीक था। उस समय के दूरदर्शी लोगों का ये मानना था कि शैक्षिक योग्यता राजनीति में आने का कोई भी थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं होना चाहिए, और वो उस समय के लिए बहुत सही था, क्योंकि उस समय वंचित और बहुजन लोगों में पढ़े लिखे लोगों की कमी थी। लोकतंत्र में भी वो कोशिश करेंगे कि वो जातिगत पिरामिड के और वर्ग के पिरामिड पर उनका आधिपत्य बना रहे। इसलिए जिस समय संविधान की संरचना हुई, उसका निर्माण हुआ, इस बात को इंश्योर किया गया कि शिक्षा को कभी भी प्रतिनिधित्व से जोड़ के ना देखा जाए। शिक्षा किसी भी तरह से प्रतिनिधित्व करने का, एक सांसद बनने का, राजनीति में आने का, अपनी आवाज खुद बनने का कोई पैमाना न बने। शिक्षा कभी भी राजनीति में आने का, अपनी आवाज उठाने का पैमाना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई शिक्षित आदमी कैसे अच्छे तरीके से अपनी बात को रख सकता है। बात रखने के लिए शिक्षित होना थोड़ी आवश्यक है, वो तो कोई भी आवाज रख सकता है। बस यही बाइट थोड़ा सा खराब लगता है। यदि शिक्षित आदमी रहता है तो शायद वो अपने ही बात को थोड़ा जोरदार तरीके से उठा सकता है, अपने ही समस्या को थोड़ा अच्छे तरीके से दिखा सकता है दुनिया को, देश को। कोई अनपढ़ आदमी और कोई पढ़े लिखे आदमी में, कोई शिक्षित आदमी और कोई अशिक्षित आदमी में से आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा आदमी किसी समस्या को सही तरीके से देख पाएगा, शिक्षित या अशिक्षित, पढ़ा लिखा या अनपढ़। बाकी इसमें निर्णय लेना आपका काम है। और उस समय के हिसाब से संविधान सभा के जो भी सदस्य थे, उन्होंने जो निर्णय लिया, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बिल्कुल सही भी था उस समय के हिसाब से, क्योंकि उस समय वंचित वर्ग के लोगों की संख्या जो भी थी, उसमें पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी, नहीं के बराबर थी। इनके सब बहुत कम लोग ऐसे थे जो उस समय शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। इसके लिए ओशो ने एकदम बिल्कुल ठीक कहा है। ओशो कहते हैं कि जिन लोगों का शिक्षा पर पूरी तरह से अधिकार 5000 सालों तक रहा, तुमने शोषितों के पैरों में बेड़ियां डाली, तुमने उसको शिक्षा से दूर रखा, तुमने शिक्षित तक होने नहीं दिया, और तुम अब बात करते हो गुण की, मेरिट की और स्थान की, कि उनके साथ दोहन है। आखिर उनके बच्चे ब्राह्मणों, वैश्य के बच्चों से कैसे टक्कर ले पाएंगे? वो तो गिर जाएंगे। ओशो ने तो कहा ही कि 5000 वर्षों तक जिसने आपका शोषण किया, आपके बच्चे उसके सामने कैसे बराबरी में आ पाएंगे। तो इनसे निपटने के लिए आपके पास इस 5000 वर्षों से जो शोषित वंचित वर्ग है, उनको 2 उपाय है वर्तमान समय में। पहला कि या तो आप वापस 5000 वर्षों तक शोषक वर्गों पर शासन कीजिए और उनको भी शोषित बनाइए, और दूसरा कि आप कम से कम समय में प्रगति करके उनके बराबरी तक आने का प्रयास कीजिए। अब इस 2 उपाय में से देखते हैं कि
शोषित वंचित वर्ग के शुभचिंतकों द्वारा कौन सा कदम उठाया गया है? अब ये देखने लायक बात है। अम्बेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई होगा क्या? अम्बेडकर ने भी इस बात को इंश्योर किया कि शिक्षा को किसी भी तरीके से आगे बढ़ने का, सांसद बनने का, राजनीति में आने का मापदंड नहीं बनाया जाए। और बिल्कुल वो सही है, वरना सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई झेलता तो बहुजन तबका झेलता, जिनको किताबें तक नहीं दी गई। उस समय का ये मानना कि शिक्षा राजनीति में आने का कोई भी मापदंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही था उस समय के हिसाब से। यदि शिक्षा को मापदंड बनाया जाता तो शायद बहुत सारे लोग वंचित हो जाते राजनीति में आने से, जो कि राजनीतिक अधिकार का हनन होता। उस स्थिति में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार की जो बात होती है, राजनीतिक अधिकार शायद ये सभी को दिलाने के लिए शिक्षा को कोई पैमाना रखा ही नहीं गया, क्योंकि 100% लोग तो उस समय शिक्षित थे ही नहीं। तो फिर इस बात को नकार ही दिया गया कि शिक्षा को राजनीति का कोई भी मापदंड नहीं होना चाहिए, इस बात को माना गया। लेकिन ये बात उस समय के हिसाब से सही था, क्योंकि उस समय परिस्थितियां कुछ अलग थी। उस समय पढ़े लिखे लोगों की शायद बहुत कमी थी। लेकिन एक राजनीतिज्ञ टॉमस पेन का कहना है कि, जो फ्रांस के एक राजनीतिज्ञ थे, टॉमस पेन का कहना है कि परिस्थितियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं और व्यक्ति के सोच भी बदलते रहते हैं। ये आवश्यक नहीं कि कल जो निर्णय लिया गया हो वो आज भी सही हो सकता है कि कल के हिसाब से, कल की परिस्थितियों के हिसाब से कल का निर्णय सही था और वो स्वयं निर्णय आज के परिस्थितियों के हिसाब से गलत हो। तो आप हमेशा बीते बातों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था, शायद वो उस समय के लिए सही हुआ होगा और वर्तमान समय के लिए सही नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि उन्होंने जो किया था उस समय, उसका मानना था कि वंचित वर्ग के लोग जो है उसमें पढ़े लिखे लोगों की संख्या नहीं के बराबर है, तो उन्होंने शिक्षा को कोई अधिकार माना ही नहीं। लेकिन क्या वर्तमान स्थिति ऐसा है? वर्तमान समय में पूरे भारत में मौजूद नहीं है जिसके कि अपने वर्गों में पढ़े लिखे लोग नहीं हो। इसलिए जो लोग बार बार शिक्षा और राजनीति को जोड़ते हैं, वो अंबेडकर और संविधान दोनों का अपमान कर रहे हैं। और आपको ये बात तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक आप अपने जातिगत द्वेष और अभिमान का चश्मा नहीं। मैडम जी, आप तो बैठ देके चले गए कि जो लोग भी शिक्षा को राजनीति से जोड़ते हैं वो संविधान का अपमान कर रहे हैं और वो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है। तो मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग शोषित वंचित वर्ग के हैं, जिसको कि आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने वर्षों का शोषण झेला है, वर्तमान समय की स्थिति ये है कि कोई भी वर्ग हो उसमें प्रतिनिधित्व को लेकर के प्रेरणा जगी है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व चाहिए। और प्रशांत किशोर जी तो इनसे कभी पीछे हटे ही नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की भी बात की है। तो अब लोगों के पास दो उपाय हैं आपके अनुसार। तो पहला कि प्रतिनिधित्व में अनपढ़ लोगों का भागीदारी होना चाहिए ताकि जातिवादी मानसिकता से आप बाहर आ पाए। दूसरा कि अपने वर्गों में से पढ़े लिखे लोगों को चुनकर प्रतिनिधित्व सौंपना चाहिए। हर एक वर्ग में वर्तमान समय में भारत के कोई से भी वर्ग हो, सब वर्ग में पढ़े लिखे लोग हैं। यदि आपको अपने वर्ग के लोगों में नहीं दिख रहा है तो आपको ढूंढने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आपके वर्ग में पढ़े लिखे लोग नहीं है। यादव समाज में पढ़े लिखे लोगों की कमी है क्या? बताइए। एक से एक ज्ञाता मिल जाएंगे आपको, फिर भी आप पसंद किसको करते हैं? 9वीं फेल वालों को ही। अब इसमें आपकी खुद की मानसिकता हो सकती है, या फिर ऐसा थोड़ी है कि राजनीति में यादव समाज में पढ़े लिखे लोगों की कमी है। आप ही बताइए, तेजस्वी यादव से ज्यादा समझदार, पढ़े लिखे, अनुभवी व्यक्ति आपके पार्टी में है या नहीं है? क्लियर है? फिर भी वो सारे लोग 9वीं फेल का नेतृत्व क्यों चाहते हैं? कुछ बाइट तो देना चाहिए ना कि आखिर उसमें क्या खासियत है, क्या वजह है? ऐसा कौन सा उसमें मानता है कि वो पूरे के पूरे समाज के पढ़े लिखे लोगों को दबा करके खुद ऊपर उठना चाह रहे हैं? कोई ऐसा योग्यता बताइए जिससे कि समाज को भी पता चले कि हाँ, पढ़े लिखे लोग साइड में रहना चाहिए और अनपढ़ लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बताइए। पढ़े लिखे लोग पीछे पीछे जाए, अनपढ़ लोग नेतृत्व करे, ऐसा कोई पैमाना जो हो तो बताइए। अब वर्तमान समय में स्थिति दो है कि पहला तो आपके पास ये मौका है कि आप अपने वर्गों में से पढ़े लिखे लोगों को चुने, और दूसरा आप अपने वर्गों में से
अनपढ़ लोगों को चुने। अब आपको ये भी देखना है कि आपके समस्या को पढ़ा लिखा लोग अच्छे तरीके से समझ पाता है और हल कर सकता है, या आपके समस्या को अनपढ़ लोग सही तरीके से समझ पाता है और हल कर पाता है। इस स्थिति में जो आपको उचित लगे आपको वैसा करना चाहिए। नेतृत्व पढ़े लिखे लोगों का होना चाहिए। ये सोच जातिवादी मानसिकता नहीं है। यदि आप इसे जातिवादी मानसिकता मानते हैं तो शायद बिहार को वही मिलने वाला है जो आज से 75 वर्षों तक में मिला है। अब सवाल यह बनता है कि जो 5000 वर्षों से जो वर्ग शोषित पीड़ित थे, आपने यदि उनका नेतृत्व किया है तो आप उन वर्गों के लिए क्या किया अभी तक, सिवा आरक्षण के? आरक्षण को छोड़ के उन वर्गों को आगे बढ़ाने का कौन सा सफल प्रयास हुआ है, बताने का प्रयास करेंगे? कितने ऐसे स्कूल खोले गए हैं जिससे कि स्पेशल वंचित वर्ग के लोगों को फायदा होता हो? ऐसा कौन सा कार्यक्रम किया गया है जिससे वंचित समाज के लोगों को आगे बढ़ने का बहुत सारा मौका मिला हो? कोई भी नहीं, सिवा आरक्षण के। तो ये मानसिकता बदलना ही चाहिए और ये डिमांड करना कि हमारा नेता पढ़ा लिखा हो, ये यदि जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है तो फिर ये डिमांड करना कि हमारा नेता अनपढ़ हो और हमारे जाति का हो, वो क्या जातिवादी मानसिकता से ग्रसित नहीं है? बताइए। बाकी यदि आपको लगता है कि ये एनालिसिस मेरा कुछ काम कर रहा आपके, तो वीडियो को लाइक और मर्जी हो तो शेयर उन लोगों के साथ कीजिए।